नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। ज्योतिष हमारे जीवन का आधार है। जब कोई भी इंसान मुश्किल में होता है, कठिन समय से गुजरता है या किसी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बड़ी बीमारी से गुजरता है या व्यापारिक लॉस से गुजरता है या रिश्तों में जब कोई मुश्किल आती है, तो हर इंसान को तलाश रहती है एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की, जो उनकी समस्या से उनको मुक्ति दिला सके और उनके एस्ट्रोलॉजर के जो समाधान है वो उनके जीवन में एक प्रकाश को प्रकाशित कर सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध उदयपुर शहर के प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर जयेंद्र रामकृष्ण रावल जी से। हम उनसे जानेंगे ज्योतिष से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के बारे में, कुछ खास योगों के बारे में जिनसे इंसान का जीवन प्रभावित होता है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार विष्णु जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत आभार जी सर, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपना हमें संपूर्ण परिचय दें और अपने अनुभव और स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएं। बिल्कुल, हम वो करने से पहले गणेश वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो महागणपति की अपने को आशीर्वाद मिले और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके ऊपर भी महागणपति की अनुकंपा बनी रहे, ये नववर्ष उनके लिए फलदायी हो। इसी मनोकामना के साथ हम अपना इंटरव्यू आज का प्रारंभ करते हैं और हम इसको आगे बताने के लिए कि मेरा उद्भव मेवाड़ की भूमि पे हुआ, मेरी कर्म भूमि मेवाड़, और इसी में मेरे दादाजी वागड़ से उदयपुर पधारे थे। वह बांसवाड़ा हिजाइनस के यहाँ पे थे, उसके बाद यहाँ पे आए और शुरू से उनका ज्योतिष में उनकी काफी वर्चस्व था। और फिर मेरे पिताजी ने भी यही कार्य किया और मैंने अपने दादाजी के सानिध्य में ही इस गुण विद्या का मैंने अध्ययन किया और उनसे ये दीक्षा प्राप्त की और आज मैं इसी दीक्षा में हूं। मैंने क्वालिफिकेशन वाइज मैंने MBA भी किया हुआ है और अब मैं इस विद्या में ज्योतिष एवं वास्तु विद्या में प्रयासरत हूं, अध्ययनरत हूं। सर, क्योंकि आपने बताया कि आपके यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिष एक खास विषय रहा है आपके परिवार में। सर, ज्योतिष का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में और ये किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है? देखिए विष्णु जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि ज्योतिष का प्रभाव एक मानव जीवन पे क्या होना चाहिए। ज्योति यानी कि अपनी नेत्र यानी कि दृष्टि, हमको वो दृष्टि देती है ज्योतिष जो आगे क्या होने वाला है उसका हम संभावना पता कर सकें और उससे निर्मित अपने आप को मन से और शारीरिक तौर पर हम उसको तैयार कर सकें ताकि हम उसको फेस कर सकें। उस जो भी घटना दुर्घटना या जो भी अपने सामने होने वाला है उसको फेस कर सकें, उसको समझ सकें और हम अपना आत्मबल इतना बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो घटना तो घटित होने वाली है। ज्योतिष उसको हटा नहीं सकता, लेकिन हमको इतना संबल दे सकता है, हमको मेंटली इतना प्रिपेयर कर सकता है कि हम उस घटना को आसानी से झेल जाएं और उससे पार पा जाएं। यही ज्योतिष का मेन उद्देश्य है। आज के समय में ज्योतिष का यह उद्देश्य सर्वप्रथम है और इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी जातक को ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। सर, क्योंकि आप उदयपुर के एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका खासा नाम है, तो आपके पास में जो अधिकतर लोग आते हैं तो किस तरह की समस्याओं को लेकर, ज्योतिषीय समस्याओं को लेकर लोग आते हैं आपके पास? बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे विवाह से संबंधित समस्याएं, जो दंपत्ति होते हैं उनके दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं होती हैं, जो अध्ययनरत हैं वो अपनी शिक्षा संबंधित परेशानी लेकर आते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या सब्जेक्ट दिलाएं उससे संबंधित प्रश्न लेकर आते हैं। व्यापार बाधा अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, कौन सा व्यापार सूट करेगा, इस संबंधित प्रश्न लेकर आते हैं। और कितने ही तो वास्तु दोष से संबंधित भी प्रश्न मेरे पास आते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं जो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानी लेकर आते हैं जो मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकती है।
सर अक्सर लोगों को एक ज्योतिषीय विषय को लेकर भ्रम रहता है, लोग असमंजस में रहते हैं, उसका समाधान कैसे करें। राशि जो जन्म पत्रिका में जो राशि होती है और जो लगन के जो स्वामी होते हैं, लोग भ्रम में रहते हैं कि लोग जानना अक्सर लोगों की ये एक सोच होती है कि वो जानना चाहते हैं कि जीवन को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, राशि या लगन लॉर्ड। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और जो आज के समय में यक्ष प्रश्न है कि किसको प्रथम माना जाए, लग्न को अथवा राशि को। देखिए, ज्योतिष जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम 4-5 चीजों पे ध्यान रखते हैं। लग्न क्या कहता है, जन्म राशि क्या कहती है, सूर्य जिस राशि में है वो क्या कहता है, फिर उसके बाद महादशा किसकी चल रही है, नवमांश कुंडली क्या कहती है, और चलित कुंडली क्या कहती है। जब इस पूरे का हम विश्लेषण कर पाए तभी हम सटीक उसके बारे में प्रिडिक्शन कर पाएंगे, उसको हम उसकी समस्या का समाधान दे पाएंगे। तो ये अति महत्वपूर्ण है कि हम इन सब परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस कुंडली का विश्लेषण करें। जन्म लग्न अगर डिग्री वाइज सुदृढ़ है तो जन्म लग्न प्रथम माना जाएगा, और लग्न जो होता है वो आपका शरीर होता है। आपके शरीर कितना बली होगा, कितना दुर्बल होगा, कौन से आपके रोग से ग्रस्त होगा, ये बताता है चंद्रमा। जो चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि चंद्रमा से पता चलती है, तो वो आपका मन बताता है कि आपका मन किस में होगा। तो ये अगर चंद्र राशि स्ट्रांग है तो आप उससे देखे जाएंगे। इसीलिए ज्योतिष में सुदर्शन चक्र का भी विशेष महत्व है, जिसमें लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली तीनों को मिलाकर उसका विश्लेषण किया जाता है। ये और खास करके जब लग्न अगर जल, देखिए तत्व 4 होते हैं, राशियां 12 राशियां चारों तत्वों में विभाजित है, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। तो अगर लग्न आपका जल राशि का है और अगर चंद्र राशि आपकी अग्नि तत्व की है, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति, वह जातक कहीं ना कहीं असमंजस में रहेगा, हमेशा दुविधा में फंसा रहेगा, वह एक निर्णय नहीं ले पाएगा। तो इसमें जन्म कुंडली और राशि कुंडली इसका विशेष महत्व होता है। कितना उसका बली है, चंद्र बली है, कितना लग्न बली है, उस सबको देखा जाता है। तत्पश्चात विश्लेषण करके उसको ज्योतिषीय समस्या का समाधान दिया जाता है। सर अभी जैसे आपने लगन से संबंधित कभी खास जानकारी दी, सर एक ज्योतिषीय एक पहलू और है, लोग जानना चाहते हैं कि नवमांश कुंडली और लगन कुंडली, ये दोनों में से कौन सबसे ज्यादा हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को और जीवन में घटने वाली घटनाओं को प्रभावित करते हैं। देखिए, लग्न कुंडली तो धुरी है, ठीक है, वह मध्य में आएगी, उसके सपोर्ट में चलित कुंडली आएगी, नवमांश आएगी, महादशाएं आएंगी, ये सब उसके सपोर्ट में आएंगी। नवमांश कुंडली से जनरली हम उसका दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, और कौन सा ग्रह कितना पुष्ट है। अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह एक्स राशि में है और नवमांश कुंडली में भी वह एक्स राशि में ही है, तो वह वर्गोत्तम ग्रह हो गया, और फिर वो जिस भी भाव में होगा, मित्र राशि में होगा, उस हिसाब से उसका शुभ फल उसको अधिक प्राप्त होगा। अथवा अगर उसको कोई कुफल भी मिलने वाला है, कोई योग भी मिलने वाला है, तो उसको कम मिलेगा। वर्गोत्तम ग्रह, वर्गोत्तम लग्न, इसीलिए नवमांश को भी इसीलिए देखा जाता है। सर क्योंकि 2026 लग चुका है, आज हम 5 जनवरी को आपका इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं। सर 2026 के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य भगवान है, क्योंकि मूलांक 1 उस साल का बन रहा है। तो क्योंकि 2025 भारत देश के लिए, लोगों के जीवन के लिए काफ़ी घटनाक्रम वाला साबित हुआ, तो आपको क्या लगता है 2026 में किस तरह की पॉजिटिव संभावनाएं देश के लिए हैं और दूसरे जो इंडिविजुअल लाइफ जीते हैं उन लोगों के लिए है? देखिए, 3 बड़े प्लेनेट अगर हम माना जाए ज्योतिष में, तो शनि है, गुरु है और राहु है। इनकी सबसे ज्यादा एक राशि में रहने का इनका योग बनता है। शनि तकरीबन 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है, और गुरु लगभग 1 वर्ष एक राशि में रहता है। किंतु 2025 से गुरु 2033 तक एक राशि में पूरे 365 दिन नहीं कर पाएगा, और ये समय वैसा ही बन रहा है जैसा 1942 से लेकर 1951 तक था। तो ये पर्टिकुलर समय पूरे विश्व के लिए
बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा और इसको बहुत ही संभल के साथ, विवेक के साथ, न केवल राष्ट्रों को अपितु हर जातक को इसके बारे में सोचना होगा, अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि दुविधाएं सबको आएंगी। क्योंकि सर हमारे जो भारत देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, ऐसा माना जाता है उनकी वृश्चिक राशि है और भारत देश को भी कर्क राशि से जोड़ा जाता है। तो हमारे भारत देश के लिए और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए कैसा ये साल साबित हो सकता है? देखिए, ये दोनों जलीय राशि हैं, कर्क और आपकी वृश्चिक राशि, है ना। तो इन दोनों के लिए ये वर्ष अति उत्तम रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कैकवॉक रहेगा, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन वो अपने विवेक से, देखिए जल को कभी बांधा नहीं जा सकता, वो अपना रास्ता निकाल लेता है। तो इसी तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतवर्ष सारी चुनौतियों को फेस करते हुए भारतवर्ष अभी तक जीवित है और उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनौतियों को पूर्ण करते हुए जो भी चुनौती उनको मिलेगी उसका रास्ता वो निकालेंगे और अपनी देश एवं जनता के प्रति वे समर्पित हैं, इसका पूरा विश्वास देश की जनता को है और निश्चित तौर पर वो देश के भले के लिए ये कार्य करेंगे और उनको चुनौती जो भी मिलेगी वो आगे से परास्त होके उनके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। सर एक ज्योतिषीय जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ खास सवाल है। हम बात कर रहे हैं चंद्र शनि के विष योग की। चंद्र शनि का जो विष योग है, हमने देखा है अक्सर लोगों के जीवन को काफी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और स्पेशली ये योग अगर किसी भी जन्म पत्रिका के कर्म स्थान में बन जाता है, जैसे कि हम आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करते हैं कि किसी का तुला लगन है और 10वें स्थान पर अगर चंद्र शनि का विष योग बन जाता है तो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति अपने जीवन को कैसे उभारेंगे और क्या इसका एक चमत्कारिक समाधान हो सकता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। चंद्र और शनि का जो योग होता है उसको विष योग कहा जाता है। अब अगर मैं इसको, आपने जैसे तुला लग्न बताया, तो कर्म स्थान का जो राशि आएगी वो कर्क राशि आएगी, है ना। तो कर्क राशि में अगर विष योग बन रहा है, अब देखिए चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है, आपके मन को दर्शाता है। शनि विचार, वैराग्य, कर्मठता और न्याय को दर्शाता है, आपको इनडेप्थ एनालिसिस को दर्शाता है। तो अगर विचारों में अगर आप खो जाएंगे, आपका मन स्थिर नहीं है, तो वह विष की तरह काम करेगा। और यही अगर आपने मन को साध रखा है, आप मन से पूरी तरह से केंद्रित हैं, तो विचार जो भी आएंगे अच्छे या बुरे, आप उनका वर्गीकरण कर पाएंगे और चुन पाएंगे कौन से विचार सही हैं, जो आपको सही दिशा में ले जाएंगे और आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे दादाजी की तरफ से जो ज्ञान दिया गया है उसमें शनि और चंद्रमा के विष योग पे एक विशेष टिप्पणी उनके द्वारा मुझे दी गई है कि जितने भी सफल अथवा धनी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शनि चंद्र की युति अवश्य होती है। आप 10 में से 8 में शनि चंद्र अगर युति बना रहा है तो वो अवश्य धनी बनेंगे, अगर उन्होंने अपना मन को स्थिर कर लिया, केंद्रित कर लिया, विचारों को वो आराम से अपनी सही दिशा में लगा पाएंगे। तो मैं इसको एज ए पॉजिटिव की तरह से देखता हूं। सर चंद्र शनि की ही तरह कुंडली में एक योग होता है जिसे बोलते हैं गुरु राहु का गुरु चांडाल योग। ये योग के बारे में भी जो मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं भारत देश में वो ये दावा करते रहे हैं और ग्रंथों में, किताबों में भी छपता है कि जिसकी जन्म पत्रिका में गुरु चांडाल योग का विष योग होता है उनके वैवाहिक जीवन में अनेक संकट आते हैं, स्वास्थ्य बाधाएं आती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप गुरु चांडाल योग के बारे में विस्तार से बताएं और इसके समाधान के लिए भी रास्ता सुझाएं। बहुत ही सुंदर प्रश्न। गुरु और राहु का जो योग होता है वो चंडाल योग कहा जाता है। देखिए राहु का सिर होता है ना, राहु से सिर, धड़ से कुछ नहीं है, तो वो आपको खुराफात सुझाएगा। और गुरु में ज्ञान तो होता ही है, तो ज्ञान का कैसे मिसयूज करना, ये आपको राहु और गुरु का योग देगा। किंतु इसमें भी अगर गुरु
किस राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है, तो वो आपको उतना हानि नहीं करेगा जितना कि अगर वो नीच की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो वो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कौन से भाव में बैठा हुआ है? अगर कारक भाव में बैठा हुआ है तो विशेष रूप से आपको हानि नहीं करेगा। किंतु अगर ये योग हमारी कुंडली में बन रहा है तो इसका उपाय क्या होना चाहिए? आप विष्णु की शरण में जाएं। राहु काबू में आएगा तो विष्णु भगवान से आएगा, विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, कोई भी अनुष्ठान विष्णु से संबंधित कर सकते हैं। ये आप करेंगे तो राहु गुरु का जो चंडाल योग है उसका प्रभाव कम हो पाएगा या आप उससे उबर पाएंगे। सर, अब हम एक खास योग के बारे में आपसे पूछेंगे। मांगलिक दोष बोल सकते हैं, या मंगल राहु का अंगारक योग बोल सकते हैं, या मंगल केतु का एक विध्वंसक योग बोल सकते हैं। सर, मंगल का जब जिक्र आता है और जब मंगल का कनेक्शन राहु या केतु से हो जाता है तो स्थितियां काफी विपरीत हो जाती हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर काफी लंबे समय, सालों साल से लोग डरते रहे हैं और ज्योतिषियों के पास जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दुविधा में रहते हैं। इससे पर्दा हटाइए सर, और इसके बारे में पूरी जानकारी, उपाय सहित दीजिए। देखिए, मंगल जातक का मंगली होना एक अलग चीज है और राहु और मंगल का योग होना एक अलग चीज है। मंगली आप हैं, अगर मंगल स्वराशि में है अथवा उच्च राशि में है और केंद्र में है तो उसका परिहार हो जाता है। किंतु मेरा फिर भी यही मानना है कि उस दोष का उपाय अवश्य करना चाहिए ताकि उसके शुभ फल प्राप्त हो और अशुभ फल कम हो सके। इसके लिए हमको उपाय करने चाहिए। और जनरली मंगली अगर होने पर तो विवाह में अड़चन आना संभव होता है, और उस पे भी यदि सप्तम भाव पे अगर शनि की दृष्टि हो जाए और मंगल भी वहां हो तो और ज्यादा दिक्कत की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो अगर मंगली है तो इसके उपाय करने चाहिए। सप्तम भाव से संबंधित अगर परेशानी है तो अगर जातक अगर लड़का है तो उसका अर्क विवाह होना चाहिए, क्योंकि अर्क जो आंकड़े का पेड़ होता है उसको सूर्यपुत्री कहा गया है। और लड़की का कुंभ विवाह होना चाहिए, कुंभ अर्थात विष्णु भगवान का प्रतीक होता है। तो ये उपाय करने से उनको जो भी विवाह में अड़चन आ रही है उसका कम होगा, ये उनको प्रभाव मिलेगा मंगली होने के कारण। सर, और अगर जी किसी की जन्म पत्रिका में मान के चलिए कि अगर 8वें भाव में मंगल केतु का युति है तो इसको काफी दुर्घटना से जोड़ा जाता है, हेल्थ से संबंधित समस्याओं से जोड़ा जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति का पाताल से कनेक्शन हो जाना। तो इसके बारे में आप हमें डिटेल में बताएं और इसका एक सटीक उपाय जरूर बताएं सर। देखिए, अष्टम भाव यानी कि रंध्र भाव यानी कि गुप्त भाव है ना। और अगर मंगल को देखें तो अग्नि तत्व है और केतु भी कहीं ना कहीं उसी को रिप्रेजेंट करता है। केतु में सर नहीं होता, बल खूब होता है, और मंगल में भी अति बली होता है। और वो अगर वायु तत्व की राशि में अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो विध्वंस कर सकता है। अग्नि प्रचंड होगी और उसको कहीं ना कहीं अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं रहेगा, हर किसी को वाणी से भी वो दुख पहुंचाएगा। इस संबंधित उसको उपाय करने चाहिए। केतु से संबंधित अगर वो उपाय करेगा तो उसको विशेष लाभ होंगे। मंदिर में ध्वजा दान करने से उसको विशेष लाभ होगा। और भी केतु के उपाय हैं, केतु के जप करवा सकता है, केतु की शांति पूजा करवा सकता है, उससे भी उसको लाभ होगा। अष्टम भाव का केतु और मंगल की युति अवश्य तौर पे वाणी से उसको नुकसान पहुंचाएगी और इससे संबंधित जातक को विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। उसको नुकसान उसकी वाणी से होगा। सर, अभी मौजूदा समय में अगर गोचर की बात करें या ढैया की बात करें तो हम देखते हैं कि सिंह राशि और धनु राशि पर शनि देव की ढैया लगी हुई है। तो सर, जो सिंह राशि और धनु राशि के जो लोग हैं वो ढैया से काफी पीड़ित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए कोई खास समाधान आप उनको प्रोवाइड कराइए सर। देखिए, अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि में जो गुरु गोचर कर रहा है वो मिथुन से कर रहा है। अभी कर्क में था और फिर मिथुन में आया, तो ढैया अभी उनके चल रहा है ना। शनि मीन राशि में आया है तो कहीं ना कहीं उनको
व्यवसाय में उनको परेशानी देगा, कहीं ना कहीं उनको जो उन्होंने प्लान कर रखा है उसमें अड़चन आएंगी। लेकिन अगर वो केंद्रित होकर कार्य करेंगे तो सिंह राशि को सफलता इस वर्ष अवश्य मिलेगी, क्योंकि उनका जो स्वामी है सूर्य है और ये वर्ष भी सूर्य का है। तो निश्चित तौर पर उनको लाभ है, फोकस रहेंगे, उनको लाभ अवश्य मिलेगा। ढाइये का नुकसान उनको नहीं है, किंतु धनु राशि वालों को ढाइये से विशेष बच के चलना चाहिए। उनको विशेष उपाय करने चाहिए, शनि संबंधित उपाय करें, शिव जी की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, इससे उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो सिंह राशि वालों को फोकस के साथ काम करेंगे, उनको लाभ इस वर्ष में अवश्य होगा। सर, अभी हम देखते हैं जो सोशल मीडिया पर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो दावे करते हैं, और एक तरह से जो उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रोस्पेक्टस है उसमें राहु को एक मात्र पूरी जन्म पत्रिका या पूरे जीवन के बिगड़ने का खलनायक मान लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में राहु ही सब पर भारी पड़ता है और पूरे जीवन को तबाह करता है? क्या ये सोशल मीडिया के दावे को आप सच मानते हैं? देखिए, ज्योतिष कोई एक ग्रह का कार्य नहीं है, एक भाव का कार्य नहीं है। इसमें 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह मिलके इसको पूर्ण रूप देते हैं। तो किसी एक ग्रह को रेखांकित करके उसको दोषी अथवा उसको फल देने वाला नहीं मान लेना चाहिए। राहु निश्चित तौर पर एक वो ग्रह है जो सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रास कर देता है और उसका जो भी प्रभाव है उसको हीन कर सकता है। निश्चित तौर पे हम ये मान सकते हैं, किंतु वही एक ग्रह है जो पूरी कुंडली को गवर्न करेगा, यह पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आप अगर अंक ज्योतिष को भी उससे रिलेट करेंगे तो भी उसके प्रभाव का पता चल सकता है। इसको सिर्फ राहु को दोष देना मैं इसको उचित नहीं मानता। सर, क्या ये एक दावा और किया जाता है कि राहु व्यक्ति को रातों रात करोड़पति बना सकता है और राहु रातों रात व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अधिकतर लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं। तो कृपया आप कोई हमें ऐसा समाधान या कोई उपाय बता सकते हैं जिससे राहु प्रसन्न हो जाए और जीवन में सुख समृद्धि की बारिश हो? राहु के लिए अगर आपको उपाय करना है तो बहुत ही सुंदर उपाय है। आप जो नारियल का घोरा होता है उसको हाफ करके उसमें गुड़ रखे, अगर चींटियों के स्थान पे आप रखेंगे तो राहु विशेष प्रभाव देगा, आपको बहुत ही लाभ देगा। ये विशेष प्रभाव है, ये विशेष उपाय है जो राहु का फल आपको मिल सकता है। अथवा तो जहां पे भी जैसे कि जो ये बुचड़ खाने होते हैं वहां पे उनको बकरियों को काटा जाता है, अगर उनको भी आप उनको रचका खिलाएंगे या उनको दाना देंगे तो वहां पे भी आपको अच्छा फल राहु दे सकता है। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है जो ज्योतिष से जिसको जोड़ा जाता है, अक्सर कई माफ कीजिएगा वो प्रश्न को मैं अधूरा रख पाया। और राहु कहीं ना कहीं नैऋत्य कोण में, जो आपका अगर वास्तु में भी देखते हैं नैऋत्य कोण में राहु का विशेष योग होता है, और अगर नैऋत्य कोण बिगड़ा हुआ है तो भी राहु आपको अमीर या धनवान नहीं बताएगा। नैऋत्य कोण सही होना चाहिए, आपको राहु उससे भी शुभ फल देता है। सर, जैसे कई युवक युवतियां होते हैं जिनकी काफी उम्र हो जाती है, 30 साल पार कर जाते हैं, उनकी शादी को लेकर उनके माता पिता, उनके गार्जियन काफी परेशान रहते हैं। तो क्या कौन सा ऐसा ज्योतिषीय कारण है जो कि शादी में, विवाह में सबसे बड़ी बाधा बनता है, और उसका एक क्या ऐसा समाधान हो कि पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये अभी के समय में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा जातक इसी से संबंधित आते हैं कि विवाह हो नहीं रहा है। और आज की सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया है कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते 27-28 साल कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं पड़ता, और फिर बाद में विवाह करने में परेशानी आती है। देखिए, उसके लिए अगर आप 21 वर्ष 22 वर्ष की आयु में अगर जातकों की कुंडली दिखाएंगे तो उसमें योग पता पड़ जाता है कि या तो इनके विवाह के योग जल्दी के हैं, अथवा तो अगर उस समय पे नहीं हो पाए तो फिर लेट होंगे। तो अगर उस समय कुंडली के हिसाब से निर्णय लेकर और उनके विवाह रचे जाएं तो निश्चित तौर को एक तो इस चीज में कमी ला सकते हैं। दूसरा, अगर शनि की सप्तम भाव में दृष्टि है अथवा तो शनि अपना स्वग्रही होके बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसका 27 वर्ष के बाद का विवाह के योग बनते हैं। तो इसलिए
जब भी कुंडली में ऐसा योग हो तो आपको निर्णय उस हिसाब से लेने चाहिए। पहले निर्णय लेंगे तो आपको लाभ रहेगा। इसीलिए ज्योतिष से, एक परिपक्व ज्योतिष से अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे और उस हिसाब से निर्णय लेंगे तो जातक के विवाह की संबंधित जो परेशानी है, देरी से विवाह होने की परेशानी, वो नहीं हो पाएगी। सर, क्योंकि आप एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर के साथ एक आप वास्तु की भी आपको एक खास जानकारी है, आप वास्तु के भी स्पेशलिस्ट हैं। सर, वास्तु हमारे जीवन को कैसे कितना प्रभावित करता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हमने कई परिवारों को, कई धनाढ्य परिवारों को इवन बर्बाद होते देखा है, फाइनेंशियली, बीमारियों से, व्यापार से। तो वास्तु का क्या हमारे जीवन में भूमिका होती है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और इसके ऊपर बहुत से तर्क वितर्क आज के समय में चल रहे हैं कि वास्तु से क्या हो जाता है। हमारे पूर्वज भी इतने समय से रह रहे थे, उन्होंने तो कभी वास्तु नहीं देखा, वह उनका अज्ञान है। हमारे पूर्वज वास्तु से ही अपने ग्रह का निर्माण करते थे, जिसको हमने आजकल भुला दिया है। पहले हर घर की दहलीज होती थी, आज किसी भी घर में आपको दहलीज नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें अज्ञानता का प्रतीक है। हमारे को वेस्टर्नाइजेशन इस तरीके से हमारे मन में घुसा दिया गया है कि वास्तु को हम आज भूल से गए हैं और उसी से फिर YouTube के माध्यम से आज बहुत सारे भय बताकर वास्तु से संबंधित परेशानियां हमारे सामने की जाती हैं। वैदिक तरीके से अगर हम वास्तु, जब हम भूमि का प्रॉपर तरीके से पूजन करके उसका खनन करेंगे और जब हमारा नवीन भवन निर्माण हो जाएगा, गृह प्रवेश हम मुहूर्त में करेंगे, वास्तु पूजा करके करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमको उसका प्रॉपर फल मिलेगा। आज हम देखेंगे कोई भी 100% वास्तु परफेक्ट भवन नहीं हो सकता। आज का सिनेरियो कुछ ऐसा है। तो इससे संबंधित हम अगर वर्ष में या 2 वर्ष में एक बार वास्तु शांति हवन कराएंगे तो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भवन में रहेगी। और अगर वास्तु दोष हमारे उस भवन में होता है तो उसका निवारण भी होगा और हम नवीन ऊर्जा के साथ लग पाएंगे। वास्तु निश्चित तौर पर हमको कंट्रोल करता है। आप ये भी देखेंगे कि किसी की कुंडली में राजयोग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी, और दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका कंटिन्यूअस 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, पिछले 7 वर्षों से अगर परेशानी में है तो 100% उसके अंदर वास्तु दोष अथवा तो पितृ दोष होगा ही होगा। सर, अभी आपने राहु का जिक्र करते हुए बात करी थी नैऋत्य कोण की वास्तु के अनुसार। तो सर, नैऋत्य कोण को क्योंकि सीधा राहु से कनेक्ट किया जाता है, अगर मान लीजिए किसी भवन का नैऋत्य कोण कटा हुआ है या किसी तरह से बिगड़ा हुआ है, तो ऐसा क्या खास उपाय करें कि नैऋत्य कोण सही हो जाए? पहला तो है कि इसको अवॉइड ही करें अगर ऐसा प्लॉट हमको मिलता है तो। अब हमारा पुश्तैनी मकान है और भाइयों में विभाजन हुआ और ऐसा आ गया है तो उसका कुछ कर नहीं सकते, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम हवन शांति करें और जो भी राहु की निमित्त जो साकल्य लगता है उस साकल्य से उसकी आहुति दें तो उसका फल हमको प्राप्त होगा। सर, अब हम आपसे एक खास सेशन स्टार्ट करेंगे 2026 का राशियों के हिसाब से। तो 2026 है सर, आपके अनुसार मेष राशि के लिए कैसा साबित हो सकता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मेष राशि यानी कि शनि का 7.5 प्रारंभ हुआ है। अभी शनि का प्रभाव उनके सर पर है, तो विचारों में कहीं ना कहीं उद्विग्नता उनके रहेगी। विचार स्पष्ट नहीं होंगे, निर्णय लेने में उनको परेशानी होगी। हालांकि मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले जातक काफी एग्रेसिव होते हैं और निर्णय लेने में तत्पर रहते हैं, लीड करने में तत्पर रहते हैं, लेकिन इस समय उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सर, वृष राशि के लिए क्या आपको संभावनाएं नजर आती है? क्या 2026 में वृष राशि के लिए नए द्वार खुलेंगे? 100% खुलेंगे और ये जो इस समय वृष राशि का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जो भी प्रयास वो 2 सालों से कर रहे थे उसका पूर्ण लाभ उनको अब होने वाला है। और ये वर्ष अगर जो जातक उच्च शिक्षा के लिए भी देख रहे थे तो उनके लिए भी ये समय बिल्कुल सटीक है। आराम से अपने को प्रिपेयर करके जाएं, उनको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ये मैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कहूंगा।
सर मिथुन राशि को सीधा बुद्धि से, ज्ञान से जोड़ा जाता है, तो मिथुन राशि के लिए क्या विचार है आपके? मिथुन, जैसा कि आपने राशि के बारे में ही बताया, काफी बातूनी होते हैं, बुद्धि विवेक वाले होते हैं, कहाँ पे कब बोलना है वो उनको पता होता है, और इसी से संबंधित ये वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। पिछले आप ये समझ लीजिए 2 साल से उनको परेशानी झेल रहे थे, अब जाके, और खास करके स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानी झेल रहे थे, अब जाके उसमें उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा और वो निश्चित तौर पर ये वर्ष अच्छा जाएगा। सर 70-30% का रेशियो रहेगा, 70% उनके लिए उच्चतम रहेगा। सर कर्क राशि जो कि भावुकता का समुंदर होता है, जलीय राशि है, हमने देखा है कर्क राशि के लोग काफी बहाव में आ जाते हैं, जिसके कारण काफी मुश्किलों से जूझते हैं। तो क्या 2026 कर्क राशि का उदय कर पाएगा, क्योंकि लंबे समय से कर्क राशि संघर्ष में है? कर्क राशि अब मतलब उनकी ग्रहों से ज्यादा वो खुद अपने मन के कारण ज्यादा परेशान रहते हैं। उनको परेशानी का सामना अपने मन को अस्थिर रखने के कारण करना पड़ता है। उनकी कुंडली में राजयोग भी होगा, लेकिन मन अगर स्थिर में नहीं होगा तो वो उसको प्रभावी नहीं कर पाते हैं। शिव आराधना करें, और कर्क राशि वालों के लिए यह समय अति महत्वपूर्ण है, खास करके दशम भाव से संबंधित उनको विशेष लाभ मिलेगा। और जैसे ही जून में गुरु उनके लग्न में या राशि में आएगा, उनको निश्चित तौर पर फल देगा, अच्छा फल देगा। सर सिंह राशि जिनकी दहल से दुनिया कांपती है, तो सिंह राशि को लेकर आप क्या सोचते हैं? 2026 में क्या सिंह राशि का डंका चलेगा? सिंह राशि जैसे नाम से विदित है, शेर जी, राजा, तो राजे का एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो पसंद आ गया उसके ऊपर सब कुछ न्योछावर। तो उनको इस उदारतापूर्ण स्वभाव से थोड़ा बचना पड़ेगा, और अगर वो इस पे कंट्रोल रख लेंगे तो वो निश्चित तौर पर सफल होंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया जब आपने ढाइया के बारे में पूछा, तो इस समय उनको जो कार्य क्षेत्र में अपने आप उनके लिए चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। वो कॉस्मिक वो कार्य करेगा, लेकिन साथ में उनको अपने व्यवहार में भी थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। काफी अडिग होते हैं, वो हिलते नहीं है, अपना माइंडसेट एक बार बना लिया चेंज नहीं करते। अपनी कूटनीति के लिए जाने जाते हैं कन्या राशि के लोग, इनके लिए 2026 कैसा रहेगा? कन्या जैसे नाम से विदित काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं, प्लानिंग करके कार्य करते हैं, ऐसे नहीं है कि उठे और चल दिए। कन्या कार्य में भी दक्षता होती है उनके, है ना। तो कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। उनको माता पिता संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, अपितु ये वर्ष उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके सप्तम भाव के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी उनको सफलता मिलेगी। और अपनी सुंदरता को ध्यान में रखकर जीवन जीने वाले तुला राशि वाले लोगों के लिए आपको क्या लगता है 2026 से क्या उनको शोहरत देगा? तुला यानी तराजू यानी कि तोल मोल कर बोलना। अपने बोल के क्या तोल है और क्या मोल है उनको पूरी तरह से विदित होता है, और इसीलिए वो एक अच्छे डिप्लोमेट भी बन सकते हैं। कहीं पे भी आप देखिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अगर तुला राशि वाला होगा तो वो सबको संभाल के चलता है। तो इस तरीके से तुला राशि वाले होते हैं। तुला राशि वालों को इस बार कार्य क्षेत्र में संबंधित थोड़ी परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है पहले 3 महीनों में, क्योंकि सूर्य शुक्र अस्त है, फरवरी के बाद उदय होगा, उनका राशि स्वामी लग्न स्वामी अस्त रहेगा, तो थोड़े लथार्जी रहेंगे। अन्यथा आप ये जून के बाद उनकी प्रगति अति उत्तम होगी। एक और जलीय राशि वृश्चिक को लेकर आप क्या सोचते हैं? वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी राशि है, क्या 2026 में उनका राज कायम रहेगा? देखिए, वैसे तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी कहीं ना कहीं मंगल कहे गए हैं, बट मेरा अपना अनुभव रहा है कि वृश्चिक राशि पे केतु का भी उतना ही प्रभाव रहता है, क्योंकि ज्योतिष में राहु को शनि समान माना गया है और केतु को मंगल समान माना गया है। तो ये जहां वृश्चिक राशि के लिए जो मंगल है, साथ में केतु का उतना ही रोल होता है। केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देता है, और इसी कारण से वो इमोशनलेस
उनको कहा जाता है। वृश्चिक राशि वालों को इमोशनलेस कहा जाता है। अगर केतु अच्छा हुआ कुंडली में तो वो आपको, चाहे आपके साथ कोई बुरा कर रहा है अच्छा कर रहा है, आप उसको उतना प्रभावित तो नहीं होंगे। आप अपने मन को कंट्रोल करके चलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वर्ष अति उत्तम है। जो भी व्यवसाय की उन्होंने प्लानिंग की है, नए आय स्रोत उनके बढ़ेंगे और स्वास्थ्य संबंधी भी उनको आराम मिलेगा। अपने ज्ञान और बुद्धि कौशल के लिए जाने जाते हैं धनु राशि के लोग। प्रस्तुतिकरण भी उनका खास रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ढैया के रहने के बावजूद क्या धनु राशि वाले 2026 में अपनी एक खास पहचान बना पाएंगे? धनु राशि में जिसका स्वामी गुरु, उनको एक ही चीज से बचना है, वह है ओवर कॉन्फिडेंस। उनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। वो उनको ध्यान रखते हुए अगर कार्य करेंगे तो इस ढैये में भी उनको सफलता वो प्राप्त कर सकते हैं। एक ही उपाय, एक ही रामबाण कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस से अगर बचेंगे तो निश्चित तौर पर उनको ये वर्ष अच्छा प्रभाव देगा। सर, मकर राशि शनि प्रधान होती है 2026 में। मकर राशि के लिए क्या असीम संभावनाएं नजर आती हैं आपको? मकर राशि धीर गंभीर है ना, धीर गंभीर होते हैं और प्रयासरत होते हैं। जुझारूपन होता है उनके सामने। मकर राशि वालों के लिए जीवन के उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं, फिर भी वो डटे रहते हैं। तो यही उनका प्लस पॉइंट भी होता है। और इसीलिए जब उनका समय खराब चल रहा होता है तो वो अपने आप को संबल देते हुए शांत मन से उस चीज को कॉन्क्वायर कर लेते हैं। ये समय उनके लिए काफी अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 उतर चुकी है और अब जो भी उन्होंने प्लान किया है, देखिए उससे उनको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर मकर राशि वालों के लिए ये समय 80-20 का रहेगा। 80% उनको फलदायी रहेगा। एक और शनि प्रधान राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग अपनी हिम्मत के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। तो 2026 में उनकी हिम्मत के कितने रास्ते और बढ़ेंगे? कुंभ राशि वालों के लिए आप देखिए, शनि की 7.5 चल रही है उनकी, है ना। और अभी जो शनि है वो उनके छाती पे है। छाती पे यानी कि कहीं ना कहीं उनको सफोकेशन देगा। वह अपने जो भी कार्य क्षेत्र में अपने आप को महसूस, सही ढंग से महसूस नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगेगा उनका दम घुट रहा है। तो उनको एक ही चीज है, केंद्रित रहें अपने इष्ट के प्रति, इष्ट बल बनाए रखें। उनको इस समय उस चीज की सर्व आवश्यकता है। अपना जो भी इष्ट है और हनुमान जी की शरण में जाएं, उनको संबल मिलेगा। तो ये वर्ष जी सर, अब एक अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए गुरु प्रधान राशि है। 2026 में कितना गुरुत्व उनको प्राप्त होगा? मीन राशि लग्न में शनि आ गया है और कुंभ राशि, सॉरी एक मिनट, कुंभ राशि का अगर हम वापस कर सकते हैं क्या? जी हाँ। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करेंगे तो कुंभ राशि के लिए शनि मीन राशि में आ गया है, उनके सर से उतर के चला गया है, यानी कि अब उनके पांव में आ गया है शनि। ठीक है ना, कुंभ राशि वालों के पांव में आ गया है। तो लास्ट 2 वर्ष से जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी, उनके परिवार में भी कितने आसपास के जने गत हुए होंगे, अब वो उस चीज से उभरेंगे और उनको लाभ प्राप्त होगा। शनि में उनको कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा है, 60-40 का वर्ष रहेगा। जी सर, मीन राशि अंतिम राशि है। मीन राशि को लेकर क्या लगता है आपको 2026 में शोहरत और धन संपत्ति मिलेगी? अगर मीन राशि की हम बात करते हैं तो मीन राशि के अब जो शनि है वो छाती पे आया है, द्वितीय पड़ाव है उसका, और सफोकेशन वो बहुत फील करेंगे। हालांकि मीन राशि वाले, जैसा कि आपको उनकी जो ज्योतिषीय छवि है, 2 मछलियों की छवि है ना, पकड़ में नहीं आते हैं, वो इतने तेज होते हैं, किंतु वो अपने प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं, उससे बाहर निकलना उनको पसंद नहीं करते। वो
इस समय उनको ये बहुत चैलेंजिंग समय है, उनको अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाके अगर वो अपने जो भी टैबू को तोड़ पाए तो निश्चित तौर पर सफलता उनको मिलेगी, अथवा तो ये वर्ष उनके लिए बहुत ही चैलेंजेस भरा रहेगा। उनको अपना मन स्थिर रख के कार्य करना पड़ेगा। सर, हम चाहते हैं कि एक अंतिम सवाल है कि आप हमारे दर्शकों को उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे, स्वास्थ्य से संपूर्ण रहे, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, उनके जीवन में उन्नति हो, कोई खास टिप्स आप हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को दें। जैसे हमारे बड़े बूढ़े भी कहते आए हैं, है ना, माता पिता के चरण स्पर्श ये प्रथम कार्य है, द्वितीय कार्य सूर्य को जल चढ़ाना, तृतीय कार्य जो भी आपका इष्ट है उसकी आराधना अवश्य करें। और ये आप किसी अच्छे ज्योतिष से आप पता कर सकते हैं कि आपका इष्ट कौन है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कौन चैनलाइज करेगा, वो आपका इष्ट करेगा। तो ये इन 3 चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। आपने सुना उदयपुर के प्रसिद्ध जाने माने एस्ट्रोलॉजर जयंत राम प्रकाश रावल जी को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफ़ी बेबाक तरीके से जवाब दिए। साथ ही उन्होंने लोगों को कुंडली में स्थित खास दोषों के उपाय भी बताए, चाहे वो चंद्र शनि दोष हो, मंगल केतु का हो, मंगल राहु का हो या गुरु राहु का चांडाल योग हो। उन्होंने सभी के योगों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उनसे जुड़े समाधान भी उन्होंने सभी दर्शकों को प्रोवाइड कराए। सर, आपका मैं एक बार फिर बहुत अपने हार्दिक आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं और एक बार पुनः आपको हम नववर्ष की डेली इंडिया टाइम्स और डेली जयपुर टाइम्स की तरफ से आपको अपार अपार शुभकामनाएं देते हैं। सर, बहुत बहुत आभार विष्णु जी, आपको भी नववर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और डेली इंडिया टाइम्स और डेली जयपुर टाइम्स के दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह पूर्ण वर्ष मंगलमय हो और आपकी मनोकामना सिद्ध हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।